दोस्तों मैं आता हूँ एक बहुत छोटे से गांव से, जहाँ पर स्कूल भी नहीं था। और स्कूल की तो बात छोड़िए, वहाँ बिजली का कनेक्शन और रोड भी नहीं था। 300 से कम आबादी, टेलीफोन नहीं था मेरे घर पर। पिता मेरे किसान हैं। फिर 3 किलोमीटर दूर पैदल पढ़ने जाते थे और डेली जाना, कंधे में बस्ता और कपड़े हाफ पैंट पहने हुए। 1.5 महीने क्लासेस अटेंड करने के बाद मैंने अपना पूरा बैगेज बांधा और वापस अपने घर आ गया। मुझे हिंदी में समझ आता था, इंग्लिश में नहीं आता था। आईआईटी से इंजीनियरिंग किया, फिर यूपीएससी में 3 बार मेरा सिलेक्शन हुआ। उसके बाद मेंटरिंग की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बी सिंह, फाउंडर एंड डायरेक्टर मेडीजी एंड नेक्स्ट आईएएस। आज हम बात करेंगे मेरे 1993 से 2023 तक की जो जर्नी रही। आईआईटी से इंजीनियरिंग किया, फिर यूपीएससी में 3 बार मेरा सिलेक्शन हुआ। उसके बाद मेंटरिंग की, और इस मेंटरिंग के दौरान जो मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा, कैसे मैंने अपने इस जीवन में अपने इस मुकाम तक मैं पहुंचा, आज इसकी बात करेंगे। तो दोस्तों मैं आता हूं एक बहुत छोटे से गांव से, जिसका नाम है रतौली पुरवा, और यह है डिस्ट्रिक्ट महोबा, उत्तर प्रदेश, जहां पर स्कूल भी नहीं था। और स्कूल की तो बात छोड़िए, वहाँ बिजली का कनेक्शन और रोड भी नहीं था। 300 से कम आबादी और छोटे से गांव में वहाँ रह कर के बचपन बस ऐसे ही बीत गया, क्योंकि मेरे पिता किसान थे। एक लोअर मिडिल क्लास की फैमिली, किसान परिवार, स्कूल था नहीं। तो उस समय उस परिस्थिति में मेरे पिताजी ने पहले हम लोगों को घर पर पढ़ाया, फिर 3 किलोमीटर दूर पैदल पढ़ने जाते थे और डेली जाना, कंधे में बस्ता और कपड़े हाफ पैंट पहने हुए पैदल जाते थे। गांव के 3-4 बच्चे थे हम लोग, दूसरे गांव में पढ़ने जाया करते थे। और उसके बाद फिर 3 किलोमीटर फिर वापस आना। ऐसे ही कक्षा 1 से कक्षा 5 तक की जर्नी चली। और फिर वहाँ 5 के बाद फिर क्लास नहीं थी, सो आफ्टर क्लास 5 उसके बाद फिर दूसरे गांव में जाना पड़ा, वो और दूर था। तो और जर्नी बढ़ गई, और उसके बाद 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ा। तो ऐसे कक्षा 8 तक पढ़ाई की, फिर शासकीय माध्यमिक विद्यालय, फिर हिंदी मीडियम स्कूल में 9, 10, 11, 12 में पढ़ाई की। और इसी दौरान फिर हमारे जो टीचर थे उन्होंने मोटिवेट किया कि आगे कैसे पढ़ना है। और फिर एक टीचर जिन्होंने स्कूल में मुझे इंस्पायर किया और कहा कि आईआईटी की तैयारी करो, और उन्होंने सजेशन दिया कि आप जाओ और आईआईटी की तैयारी, ब्रिलियंट ट्यूटोरियल नाम का एक इंस्टीट्यूट है, और मद्रास में जाओ। तो दोस्तों मैं चला गया मद्रास। 17 साल की उम्र थी, और वहाँ जाने के बाद मुझे एक ऐसी प्रॉब्लम फेस हुई जिसका मुझे एहसास नहीं था। प्रॉब्लम ये थी कि मेरी एजुकेशन थी हिंदी मीडियम में, और वहाँ टीचिंग होती थी इंग्लिश मीडियम में। तो ये जो लैंग्वेज बैरियर था, ये लैंग्वेज बैरियर मेरे सामने आया। टीचर पढ़ाते थे, अच्छा पढ़ाते थे, लेकिन मुझे समझ नहीं आता था। वो कहते थे वेलोसिटी, मुझे पता होता था वेग। वो कहते थे मोमेंटम, मुझे पता होता था आघूर्ण। तो ये जो कनेक्ट है इन दोनों के बीच का, वो मिसिंग था। 1.5 महीने क्लासेस अटेंड करने के बाद मैंने अपना पूरा बैगेज बांधा और वापस अपने घर आ गया। दिस इज द स्टोरी ऑफ 93। उस समय टेलीफोन नहीं था मेरे घर पर। पिता मेरे किसान हैं। एक किसान की बैकग्राउंड से वहाँ तक जाने में जो मेरे पिता का सहयोग मेरे लिए रहा, वो मैं सोचता हूँ कि अद्भुत था, और वही रीज़न है कि आज मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। तो जब मैं वापस आ गया अपनी पढ़ाई को छोड़ करके, तो मेरे पिताजी ने पूछा कि क्या कोर्स पूरा हो गया? तो मैंने कहा कि कोर्स तो अभी नहीं पूरा हुआ। तो बोले कब जाना है? मैंने कहा कहाँ जाना है? तब उनको शॉक हुआ कि अरे ये तो क्लास छोड़ करके, पढ़ाई छोड़ करके आ गया है। फिर मैंने उनको अपनी मन की बात बताई कि आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इंग्लिश। मुझे हिंदी में समझ आता था, इंग्लिश में नहीं आता था। मैंने पिताजी को बताया कि मुझे समझने में दिक्कत है। उन्होंने मुझे लिया और टीचर के पास गए, उन्हीं टीचर के पास जिन्होंने मुझे मद्रास भेजा था। तो मेरे टीचर ने, मेरे प्रोफेसर रहे, उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि देखो तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो यह है कि तुम जाओ, अपनी क्लासेस पूरी करो, जो भी सिलेबस बचा है वो उसको पढ़ाई करो, और उसके बाद 1 साल बाद फिर देखेंगे कि क्या तुम्हारी परफॉर्मेंस है और आगे क्या करना है। दूसरा ऑप्शन ये है कि तुम आ गए हो वापस, तो अब किसी बीएससी में या बीए में कहीं एडमिशन ले लो, और बीए और बीएससी करने के बाद कहीं ग्रेजुएट होकर के क्लर्क बन जाओगे।
तीसरा ऑप्शन ये है कि तुम्हारे पिता फार्मर हैं, उनके पास ट्रैक्टर है, तो आप पिताजी को आराम दो, तुम खेती करो। तो मैंने सर से कहा कि कोई चौथा ऑप्शन भी है। तो मुझसे कहती ये कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको? तो मैंने कहा सर आप ही बताइए मैं क्या करूं। उन्होंने बोला वापस जाओ। तो दोस्तों फिर यहाँ से शुरू हो गई चेन्नई एक्सप्रेस। वापस मैं चेन्नई चला गया, मेरे भाई मेरे साथ गए और वो कुछ दिन मेरे साथ रुके कि मेरा मन लग जाए। बट मन कैसे लगता? देयर वॉज ए गैप बिटवीन इंग्लिश एंड हिंदी टर्मिनोलॉजी, और यहाँ पर गैप सिर्फ टर्मिनोलॉजी का था। ऐसा नहीं कि इंग्लिश समझ नहीं आती, लेकिन इंग्लिश में वो टर्म्स पढ़े ही नहीं थे। शासकीय माध्यमिक विद्यालय हिंदी मीडियम में अगर आपने पढ़ा है तो सडनली आपको इंग्लिश में सारे बुक्स पढ़नी हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, तो इट वाज ए टफ फेज। तो मैं जैसे ही मेरे भाई साहब वापस लौटे वहाँ से, मैंने कोचिंग जाना बंद कर दिया और मैंने सोचना शुरू किया कि मेरी समस्या कैसे सॉल्व होगी। तो मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था और हिंदू न्यूज़पेपर चेन्नई में बहुत पॉपुलर था, तो मैं हिंदू पढ़ता था। लेकिन ऑनेस्टली फ्रेंड्स, मुझे आधा समझ नहीं आता था। तो मैं भार्गव से डिक्शनरी निकालता और उसके मीनिंग समझता। ऐसे ही मैंने 2-3 हफ्ते कोशिश की। उसी न्यूज़पेपर में मुझे एक लीफलेट मिला और वो लीफलेट था इंग्लिश सीखने के लिए होम ट्यूशन का। तो मैंने वो लीफलेट लिया और उस एड्रेस पर निकल पड़ा। जब मैं पहुंचा उस एड्रेस पे तो मैंने देखा कि वहां पर 4 लोग कैरम खेल रहे थे। मुझे लगा मैं गलत जगह आ गया हूं, लेकिन दोस्तों मेरे हाथ में लीफलेट देख करके उनमें से एक व्यक्ति ने मुझे कहा, हैव यू कम फॉर द इंग्लिश क्लासेस? आई सेड यस सर। ही सेड यू आर एट राइट प्लेस, दिस इज ए क्लास गोइंग ऑन। मुझे शॉक हुआ, अरे क्लास कैसे, ये तो लोग कैरम खेल रहे हैं। तो दोस्तों उनमें से 3 स्टूडेंट्स थे और चौथे जिन्होंने मुझसे पूछा था वो टीचर थे। तो वो कैरम खेलते हुए इंग्लिश में कन्वर्जेशन करते थे। बाद में 25-30 मिनट्स वो बुक से जिसकी जो प्रॉब्लम है उसको पढ़ाते थे, फिर समझाते थे। उन्होंने मुझसे बात की और मुझसे पूछा कि तुम्हारी समस्या क्या है। आई शेयर्ड माई प्रॉब्लम, और मेरी प्रॉब्लम ये थी कि आई वॉन्टेड टू प्रिपेयर फॉर द IIT JEE, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ वॉज माई सिलेबस, बट आई वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द क्लासेस। तो मैंने उनको बताया। तो टीचर ने कहा मुझसे, इंग्लिश के जो टीचर थे उन्होंने कहा कि तुम अपनी बुक्स लेके आया करो कल से, फिजिक्स की भी, केमिस्ट्री की भी, मैथ्स की भी। सो आई स्टार्टेड अटेंडिंग क्लासेस ऑफ इंग्लिश। 30 डेज मैंने इंग्लिश की क्लासेस की। हम लोग 45 मिनट तक कैरम खेलते थे और हमारे लिए इंस्ट्रक्शन ये था कि स्पीक वट एवर यू वॉन्ट टू स्पीक, बट स्पीक ओनली इन इंग्लिश, डोंट मिक्स विद हिंदी। इफ यू कांट स्पीक इन इंग्लिश, try your best. So that was a forceful mechanism to speak and learn. And that is how the story of learning English started. And then I started reading English medium books and I found tremendous changes. I developed those confidence which I lost. I started developing the confidence again. फिर मुझे लगा यार कर सकते हैं. I restarted my classes in coaching. और तब तक 3 से 4 महीने का गैप हो चुका था दोस्तों। फिर मैं ब्रिलियंट ट्यूटोरियल की, फिजिक्स की और मैथ्स की, केमिस्ट्री की मैंने क्लासेस स्टार्ट की, कोचिंग अटेंड की और कोचिंग अटेंड करके ऐसा लगा कि यार हो जाएगा, हो सकता है। मार्च तक पहुंचते पहुंचते एग्जाम का टाइम आ गया। अप्रैल और मई के महीने में हम लोगों ने बहुत मेहनत की, मार्च तक पूरा सिलेबस कंप्लीट करके और डे एंड नाइट पढ़ाई की। और हम सारे लोग जो मेरे फ्रेंड्स थे और मैं, हम सब लोग एक फ्लैट में शिफ्ट हो गए और पढ़ाई की। और पढ़ाई इस कदर की कि लगता था इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। और दोस्तों बिलीव नहीं करोगे आप, उसी साल मेरा IIT JEE में सिलेक्शन हो गया। और IIT JEE के अलावा जो और एंट्रेंस एग्जाम होते थे इंजीनियरिंग के, उस समय MNR का अलग से एग्जाम होता था, IIT रुड़की का एग्जाम होता था, उनमें भी सिलेक्शन हो गया। तो दोस्तों यहाँ से मैंने एक चीज़ सीखी, और वो सीखा ये कि प्रॉब्लम कोई भी हो, इंट्रोस्पेक्ट करो, अपने आप के बारे में जानो और फिर उसका सॉल्यूशन निकालो। सॉल्यूशन आपके अंदर ही है और सॉल्यूशन आपको लेके आना है। उसके लिए सिर्फ एक माध्यम की जरूरत है, उस माध्यम को खोजो।
तो यहाँ पर एक तो हो गया अपने आप के बारे में जानना, और वो भी ऑनेस्टली। कोई मैटर नहीं करता कि आप हिंदी मीडियम से आते हैं, आप गांव से आते हैं, आप विलेज से आते हैं, आप फार्मिंग बैकग्राउंड से आते हैं, कोई मैटर नहीं करता। व्हाट मैटर्स, हाउ मच वर्क यू कैन डू एंड हाउ मच एफर्ट्स यू कैन मेक। इफ यू कैन वर्क हार्ड, सक्सेस इज बाउंड टू कम। तो ऐसे एक सफलता आई। ये तो मेरी 93 की बात थी, जब मेरा 94 में एडमिशन हुआ IIT JEE के लिए, और उसके बाद फिर बीटेक किया IIT BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वहाँ से बीटेक किया सिविल इंजीनियरिंग में। 1998 में पास आउट हुए और वहाँ से एक अच्छा जॉब मिला, भारत यंत्र निगम लिमिटेड। इट वाज ए पब्लिक सेक्टर, कैंपस में प्लेसमेंट हुआ। पिताजी फार्मर, माताजी हाउसवाइफ, फार्मिंग बैकग्राउंड, छोटा सा गांव, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं था, रोड था नहीं। ये 98 की बात बता रहा हूँ। और अगर सरकारी नौकरी लग जाए, भारत यंत्र निगम लिमिटेड, इट वाज ए पब्लिक सेक्टर, तो पूरे गांव में खुशियां थी, सारे लोग खुश थे, पेरेंट्स बहुत खुश थे। और उस जॉब को मैंने ज्वाइन किया। लेकिन दोस्तों, कुछ दिन जॉब करने के बाद ऐसा लगा कि ये मेरा डेस्टिनेशन नहीं है, ये मेरा फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, ये तो एक मिड लैंडिंग थी। यहां आने के बाद अब एक नई चाहत माइंड में, दिमाग में आई, और वो थी UPSC करना। तो दोस्तों, मैंने वहां से सोचा कि अब मुझे UPSC के लिए तैयारी करनी है। और भारत यंत्र निगम लिमिटेड में मेरी ज्वाइनिंग थी आंध्र प्रदेश में, हैदराबाद और विजयवाड़ा के बीच में पोस्टिंग थी। 1998 की बात है। तो मैंने सोचा कि अब मैं तैयारी करूं, लेकिन वहां माहौल नहीं था। सो स्टडी इन्वायरमेंट को ध्यान में रख करके आई डिसाइडेड कि मैं दिल्ली आ जाऊं। लेकिन अब दिल्ली आए कैसे, कंपनी का तो यहाँ बेस नहीं था। तो मैंने दोस्तों जॉब छोड़ दिया। लेकिन मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने पेरेंट्स से परमिशन लूं या उनको बताऊं कि मैं अपना जॉब छोड़ रहा हूं। आप सोच सकते हैं कि पिता किसान हैं और उनको इतनी उम्मीद थी कि आप एक गवर्नमेंट जॉब में गए हो। तो मैंने उनको नहीं बताया और मैंने रिजाइन करके सीधे दिल्ली आ गया। मेरे पास 7,000 की सेविंग थी और वो 7,000 रुपीज़ मैं लेकर के दिल्ली आ गया। सरोजनी नगर से पीतमपुरा के लिए मैंने बस पकड़ी और सैटरडे इवनिंग को बस में मेरा पिक पॉकेट हो गया और सारे 7,000 रुपये जितने भी थे पूरे, वो पिक पॉकेट हो गए, चोरी हो गए। तो दिल्ली में स्वागत तो ऐसे हुआ था, थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ, लेकिन सोचा कि कोई बात नहीं, कुछ करते हैं। तो जो दोस्त मेरे ये जो IT इंडस्ट्री में गए थे, उनसे थोड़ा हेल्प ली कुछ समय के लिए। फिर मैंने सोचा कि चलो अपने सर्वाइवल के लिए कुछ पार्ट टाइम वर्क ढूंढते हैं। तो मैंने ट्यूशन पढ़ाने का काम शुरू किया और ट्यूशन पढ़ाने के लिए एक बार मैं खुद पोस्टर चिपका रहा था। रात में करीब 11 बजे होंगे, सर्दी का समय था, नवंबर दिसंबर की बात है। पोस्टर चिपका रहा था जिया सराय में, कटवारिया सराय में, और एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि क्यों भाई, 1,000 पोस्टर चिपकाने के कितने पैसे लेते हो? शायद उसको लगा कि मैं कोई स्ट्रीट बॉय हूं और किसी के लिए पोस्टर चिपका रहा हूं। तो उसकी गलती नहीं थी, उसने पूछ लिया। लेकिन दोस्तों, मेरे पास जवाब नहीं था। मैंने सिर्फ एक ही जवाब दिया उनको कि आप अपना फोन नंबर दे दो, मैं आपसे बात कर लूंगा। लेकिन किस चीज का गम, काम अपना है, अपने लिए करना है, कोई काम छोटा नहीं होता। और इसमें ऐसी कोई बात नहीं थी जो किसी ने मुझसे पूछ ली और मेरे पास जवाब नहीं था। लेकिन उस समय जवाब नहीं था, आज मैं जवाब दे सकता हूं। तो मैंने ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया और तैयारी का सिलसिला जारी रखा। UPSC, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, IES में मेरा 2001 में 72 रैंक आया और मुझे डिपार्टमेंट मिला बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। अब मैंने अपने पिताजी को बताया कि मैं अपनी नौकरी छोड़ रहा हूं। क्यों? क्योंकि अभी तक तो मैं ट्यूशन पढ़ के और पार्ट टाइम वर्क करके अपना काम चला रहा था। तो जब मुझे क्लास 1 गवर्नमेंट जॉब मिल गई UPSC के थ्रू, फिर मैंने अपने पिताजी को बताया कि अब मुझे नई जॉब मिल गई, इसलिए मैं पुरानी जॉब छोड़ रहा हूं। जब मेरा सिलेक्शन हो गया 2001 में, तो फिर मुझे एक और कुछ हायर और अच्छा करने के मन में चाहत हुई कि कुछ और जाते, एक स्टेप और ऊपर चलते। तो पहले मैंने सोचा कि अपनी नॉलेज को यूज करने के लिए
अब मैं एक कोचिंग बनाता हूँ, उसका नाम रखा मैंने IES मेड इजी फॉर सिविल इंजीनियर्स। ये 2001 की बात है, बाद में उसको मेड इजी किया। तो उस मेड इजी की जो स्थापना है वो मेरे पहले सिलेक्शन के बाद हुई, और 2002 में अपना रैंक इंप्रूव करने के लिए मैंने दोबारा एग्जाम लिखा, और मेरे स्टूडेंट्स ने भी लिखा क्योंकि मैंने कोचिंग स्टार्ट की थी। और दोस्तों कोचिंग कैसे, सिर्फ 7 स्टूडेंट्स ज्वाइंड ऑन डे 1। मेरे लिए 7 बहुत लकी नंबर है। मेरा बर्थडे भी 7 दिसंबर को ही है, और 7 स्टूडेंट्स आए, और 7 दिसंबर 2001 को ही मैंने इसका फाउंडेशन किया था। ये कोइंसिडेंस भी था और प्लान भी था। उन 7 स्टूडेंट्स से बढ़ करके 37 हो गए मेरे बैच में, और 37 स्टूडेंट्स और मैंने हम सभी ने एग्जाम लिखा IES 2002 का। मेरी ऑल इंडिया रैंक आई 12, और मेरे एक स्टूडेंट की ऑल इंडिया रैंक आई 9। तो दोस्तों मेरे स्टूडेंट की रैंक मुझसे अच्छी आई, तो मैंने सोचा कि अच्छा नेक्स्ट ईयर मैं फिर टॉप करता हूं। तो 2003 के लिए फिर मैंने सोचा अगली बार फिर एग्जाम लिखूंगा, और 2003 में मेरी रैंक आई 11 और मेरे एक स्टूडेंट की रैंक आई 4। तो मैंने सोचा कि गुरु तो रह गया गुड़ बन करके, चेला शक्कर बन गया। तो चेले जो है ना, स्टूडेंट्स अच्छा करने लगे, और वो जो 37 स्टूडेंट्स थे पहले बैच में, उनमें से 23 स्टूडेंट्स ने रिटन क्वालिफाई किया, इंटरव्यू दिया, और 11 बच्चे सेलेक्ट हुए। और उन सेलेक्शंस के बाद इस मेड इजी कोचिंग संस्थान की जो ख्याति थी वो एक्सपोनेंशियली बढ़ी। मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा, लेकिन मेरा सिलेक्शन हो चुका था IES में। मैंने अब सोचा सिविल सर्विसेज को लिखने का। तो 2002 और 2003 में उसी दौरान मैंने सिविल सर्विसेज की पढ़ाई की, और सिविल सर्विसेज की एग्जाम को लिखा, और इनिशियल फेज में मेरा क्वालिफाई भी हुआ, लेकिन सिविल सर्विसेज में मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो दोस्तों समय बदलता है। 2003 में मुझे लगता था आई एम ए फेलियर व्हेन आई कुड नॉट गेट सिलेक्शन इन सिविल सर्विस। 2013 में मुझे ऐसा लगा दोस्तों, 2013 में मुझे ऐसा लगा कि गॉड ने मेरे लिए जो डिसीजन लिया, ईश्वर ने जो मेरे लिए डिसीजन लिया, वो मेरे लिए सबसे अच्छा था। थैंक्स गॉड दैट आई वाज नॉट सेलेक्टेड इन सिविल सर्विस इन 2003। दिस आई रियलाइज्ड इन 2013 एंड इवन टुडे। हम जब पढ़ाई करते थे तो सब कुछ डिफिकल्ट था, बहुत अच्छी कोचिंग नहीं थी, पढ़ने के लिए सोर्सेस नहीं थे, तो मैंने कहा कुछ तो आसान होना चाहिए। तो इसलिए मैंने नाम रखा था मेड इजी। और जब मेड इजी में एक सफलता मिल गई तो मुझे लगा अब नेक्स्ट क्या, तो मैंने नाम रखा नेक्स्ट IAS। तो नेक्स्ट IAS स्टार्टेड इन 2017 एंड अगेन ऑन 7 दिसंबर 2017 जर्नी ऑफ सिविल सर्विसेज, एंड आई स्टार्टेड लिविंग माई लाइफ, माई एस्पिरेशंस थ्रू माई स्टूडेंट्स। दोस्तों सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी कैसे है, और इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपके अंदर क्या कैपेबिलिटी होनी चाहिए, या अपने आप को कैसे इंप्रूव करना है, जरा इस पर बात करते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर हम नजर डालते हैं। पहली बात तो ये कि आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है, और ये जो कॉन्सेप्चुअलाइजेशन ऑफ आइडिया है, जिसको आप कंसीविंग द आइडिया ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन प्रिपरेशन, ये सबसे पहले आपको करना है कि माइंड में आपको ये तय कर लेना है कि हाँ मुझे यही करना है। क्योंकि सिविल सर्विसेज एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए समय चाहिए होता है, पेशेंस चाहिए होता है, और वो पेशेंस 3 से 4 साल आपको रखना पड़ता है। तो राइट फ्रॉम ग्रेजुएशन इन में भी सेकेंड ईयर आप अपनी तैयारी NCERT को पढ़ना शुरू कर दीजिए, अब बेसिक्स अपना स्ट्रॉन्ग करिए। उसके बाद फिर आप स्टार्ट करिए सोर्स ऑफ स्टडी को सेलेक्ट करने का। तो सोर्स ऑफ स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि UPSC का एग्जाम इवॉल्विंग है, बड़ा डायनेमिक है, करंट चीज़ें बहुत इंटीग्रेट होती हैं। आप हो सकता है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी में स्ट्रांग हो, लेकिन अगर आप करंट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग और लेटेस्ट अपडेटेड नहीं है, UPSC की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर आपने नहीं पढ़ा है, तो एग्जाम में कर पाना बड़ा मुश्किल होगा। तो जो ये प्रिपरेशन है, यहाँ पर करंट इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सोर्स ऑफ स्टडी बड़ा अपडेटेड होना चाहिए, लेटेस्ट होना चाहिए। तीसरा है सबसे बड़ा अहम रोल ऑप्शनल सब्जेक्ट के सिलेक्शन का, और ये ऑप्शनल सब्जेक्ट का रोल रिटन एग्जाम में भी है, इंटरव्यू में भी है। इसलिए जब आप ग्रेजुएशन करते हैं, अगर उसी समय अगर आप अपना
फ्रेमवर्क तैयार कर लें कि मुझे यूपीएससी लिखना है और ऐसा सब्जेक्ट लें अपने ग्रेजुएशन में जो यूपीएससी में हेल्प कर सकता है, तो ये आसानी होगी। फिर चौथा होता है प्लानिंग का। देखिए, प्लानिंग इज एवरीथिंग। आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेस होंगे, लेकिन अगर आप उन रिसोर्सेस को अच्छे तरीके से यूज नहीं करेंगे, सिलेक्शन नहीं होगा। तो प्लान योर 24 आवर्स ऑफ एवरी डे। और इन 24 आवर्स में बहुत सारा फ्री टाइम होता है। उस फ्री टाइम को आप कैसे पढ़ाई में यूज करेंगे, और आज जब सोशल मीडिया का समय है, आपको कैसे बैलेंस करना है कि कितना मुझे सोशल मीडिया में रहना है, कितना पढ़ाई में रहना है, कितना बुक्स में रहना है, मुझे फिजिकल क्लास करनी है या वर्चुअल क्लास करनी है, ये एक अपनी परिस्थिति के अकॉर्डिंग आपको डिसीजन लेना है। तो इन चीज़ों को पहले समझना है कि आपकी प्लानिंग कैसी हो। अच्छा, प्लानिंग की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो एक तो हो गया कि नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स का एक ओवरऑल प्लान क्या है। दूसरा, हर सब्जेक्ट यूनिक है, आप यूनिक हो। अपनी यूनिकनेस को बनाए रख करके, सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट को समझ करके एग्जाम की रिक्वायरमेंट को मीट करना है, तो इसके लिए आपकी सब्जेक्ट स्पेसिफिक प्लानिंग होगी। हर सब्जेक्ट की प्लानिंग अलग होती है, इसलिए सब्जेक्ट स्पेसिफिक प्लानिंग करनी है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हो तो आपको एनसीईआरटी क्लास 7th और 6th से पढ़नी पड़ेगी, और 12th तक की एनसीईआरटी भी पढ़नी पड़ेगी, और साथ में टेक्स्ट बुक भी पढ़नी पड़ेगी। लेकिन अगर ये इंटरनेशनल रिलेशन होगा या डिजास्टर मैनेजमेंट होगा, जो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो इवॉल्विंग हैं, लेटेस्ट हैं, जो एग्जाम में वही चीज़ें पूछी जाएंगी जो पिछले कुछ सालों में या कुछ महीनों में घटित हुई हैं, तो वहाँ पर आपको टेक्स्ट बुक से ज़्यादा न्यूज़पेपर की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए न्यूज़पेपर्स की रिलेवेंस, आर्टिकल्स की रिलेवेंस, और ये जो करंट और स्टैटिक पोर्शन का इंटीग्रेशन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये हो गई प्लानिंग की बात। उसके बाद आती है हम नोट्स कैसे बनाएं, और नोट्स अपने खुद के बनाए हुए, फ्लेक्सिबिलिटी हो उनमें, ताकि आप फ्यूचर में कुछ एडिशन कर सके, कुछ शॉर्ट में लिख सकें। कहाँ पिक्टोग्राफिक रखना है, कहाँ पैराग्राफिक रखना है, कहाँ पॉइंट वाइज लिखना है। जो सब्जेक्ट्स मेन से स्पेसिफिक हैं उनके अलग तरीके से नोट्स बनेंगे, जो प्रीलिम्स से स्पेसिफिक है उनके अलग तरीके से नोट्स बनेंगे, जो प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों में हैं उनके नोट्स अलग तरीके से होंगे। तो ये आपको सीखना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की बहुत इंपॉर्टेंस है, चाहे वो प्रीलिम्स के हों या मेंस के हों। इसलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रिलीजियसली उनको अटेम्प्ट करना है, सॉल्व करना है, और सिर्फ उतना ही नहीं जितना पूछा गया है, उनके सराउंडिंग इंफॉर्मेशन को सीखना है। क्योंकि यूपीएससी का जब नए साल का या नेक्स्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर आएगा, तो कहीं ना कहीं पुराने क्वेश्चंस को रेफर किया जाएगा। हो सकता है सिमिलर क्वेश्चन सेम ना हो, बट उसके सराउंडिंग नया क्वेश्चन आ जाए। इसलिए आपको यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के कम से कम 15 से 20 सालों के क्वेश्चन पेपर को बहुत रिलीजियसली करना है। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है सेल्फ डिटर्मिनेशन। बहुत सारी ऐसी फेजेज आती हैं कि आपका मोटिवेशन हाई होगा लेकिन बाद में डिप हो जाएगा। और ये यूपीएससी की प्रिपरेशन एक लंबी जर्नी है, 1-1.5 साल पढ़ाई करनी पड़ती है, फिर 1 साल का एग्जामिनेशन प्रोसेस है, तो 2.5 से 3 साल तो पहले अटेम्प्ट में लग जाते हैं। और अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं क्लियर कर पाए या अच्छी रैंक नहीं ला पाए, तो आपको 1 साल और ऐड करना पड़ेगा। तो इसलिए दोस्तों 3 से 4 साल का तो इसमें समय लगता है, और इन 3-4 सालों के लिए आपके अंदर इतना कमिटमेंट हो, इतना डेडिकेशन हो कि आप अपने आप को मोटिवेट रख सको। तो दोस्तों अच्छे दोस्त चाहिए, कुछ अच्छे टीचर्स चाहिए, पेरेंट्स का सपोर्ट चाहिए। तो ये एक इकोसिस्टम है, जो लर्निंग सिस्टम, जिसमें आप हो गए, आपके दोस्त हो गए कुछ जो पढ़ाई कर रहे हैं, आपके फ्रेंड्स या पेरेंट्स हो गए, बुक्स हो गई, टीचर्स हो गए, लाइब्रेरी हो गई। तो ये एक इकोसिस्टम आपको क्रिएट करना है। आप घर पर भी कर सकते हैं, और आप कहीं कोचिंग में जाकर के या किसी पढ़ाई के स्थान पे जाकर के भी कर सकते हैं। तो ये लर्निंग इकोसिस्टम आपको तैयार करना है, और फिर 3 से 4 साल पढ़ाई करनी है। दोस्तों सिविल सर्विसेज की पढ़ाई आपको इतना स्किलफुल बना देगी कि चाहे वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस टेक, करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशन, कुछ भी हो जो हम ह्यूमन लाइफ में देखते हैं, सीखते हैं, यूज करते हैं, वो सब हमें पढ़ना पड़ता है। कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी नॉलेज, इकोनॉमी, उसकी नॉलेज, हमारे अपनी अर्थव्यवस्था को समझने की बात हो वो भी। तो दोस्तों सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन आपको एक अलग लेवल पर ले जाती है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और अगर आप बाय चांस नहीं भी सेलेक्ट हो पाते हैं तो आप एक डिफरेंट पर्सनालिटी बन जाएंगे। देखिए, मैं आज जिस मुकाम पे हूं और जहां पर भी मैं पहुंचा हूं, वहां तक पहुंचने में
जो यूपीएससी की मेरी प्रिपरेशन का फेज था 2001 से 2003 और 4 वाला, उस फेज का रोल है और वही मुझे लगता है सबसे बड़ा आधार है जिसने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया। तो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन एक तरह से आपको एलिवेट कर देती है, आपके कॉन्फिडेंस को उठा देती है, आपके नॉलेज लेवल को बढ़ा देती है, आपकी स्किल्स को इम्प्रूव कर देती है। और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि यूपीएससी प्रिपरेशन शुड बी ए नेशनल हॉबी। आप यूपीएससी में नहीं जाना चाहते, कोई बात नहीं, लेकिन जो चीज़ आप पढ़ाई करेंगे और जितना आप पढ़ेंगे, वहाँ से जो आप सीखेंगे वो जीवन के हर मुकाम पे यूज होगा और वही आपके अल्टीमेट सक्सेस का कारण बनेगा। जब भी पढ़ाई करते करते आप लो फील करें तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, थोड़ा डूबूंगा मगर तैर आऊँगा, तू देखता जा मैं जीत जाऊँगा। बस इस जज्बे को बनाए रखना है और आपको आगे बढ़ना है। तो दोस्तों, इस संवाद के अंत में मैं सभी एस्पिरेंट से ये कहना चाहूँगा कि तू जीतने की ठान ले, खुद को तू पहचान ले, तू आगे चल और चिंता की मटकी को फोड़ दे, नाउम्मीदी छोड़ दे, रुख अपना तू मोड़ दे, खुद को तू पहचान ले, जीतने की ठान ले।